चलिए खबरें विस्तार से, और सबसे पहले जो खबर वो ले लेते हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जो कह रही है कि 18 से 24 महीनों का वक्त लग सकता है इस महामारी को खत्म होने में, यानी कि अगले 18 से 24 महीने तक ये महामारी रह सकती है। ये अमेरिकी रिपोर्ट है, CIDRAP की ये रिपोर्ट है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ रही है। CIDRAP की ये रिपोर्ट, दुनिया में 2022 तक रह सकता है कोरोना संकट। अमेरिका में 60,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है अब तक। सेंटर फॉर इन्फेक्शन डिजीज रिसर्च एंड पॉलिसी की ये रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि अगले 18 से 24 महीने अभी जो हैं वो कोरोना संक्रमण का काल रह सकता है। 2022 तक ही इस संक्रमण से दुनिया को मुक्ति मिल सकती है। अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आ रही है और ये बहुत ही गंभीर मसला। अभी तक सिर्फ अमेरिका की ही हम बात करें तो 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में मृतकों का आंकड़ा 2 लाख से पार कर चुका है और लाखों की संख्या में लोग इन्फेक्टेड हैं। अमेरिका में ही 2 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त भी कोरोना की चपेट में हैं। भारत की बात करें तो यहां पर भी लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 2300 नए मरीज जुड़ चुके हैं भारत में कोरोना के। सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एक साथ 9 केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में हड़कंप मचा है। 323 लोगों की रिपोर्ट जांच के लिए नोएडा भेजी गई थी, जिसमें से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही जिले में मरीजों की संख्या अब 181 पहुंच गई है। सहारनपुर में सबसे ज्यादा जो इलाका इस वक्त संक्रमित है वो देवबंद का इलाका है। सबसे ज्यादा यही के लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। नोएडा की लैब से 323 लोगों की सूची हमें प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे जिले के 10 पॉजिटिव केसेस बताए गए हैं। इसमें से एक केस हमारा फॉलोअप है जो ग्लोबल मेडिकल कॉलेज में हमारे भर्ती है। इस तरीके से हमारे 9 नए केस पॉजिटिव हैं। पहले हमारे 172 थे, अब 9 मिला के 181 टोटल कोरोना एक्टिव केसेस हमारे अंडर हैं। इधर सिद्धार्थनगर से बुरी खबर, इस जिले को ग्रीन जोन से हटाकर ऑरेंज जोन में डाल दिया गया है। सिद्धार्थनगर में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। ग्रीन जोन से अब ये इलाका, ये जिला ऑरेंज जोन में शिफ्ट हो गया है। तो सिद्धार्थनगर जिसे ग्रीन जोन में रखा गया था, यहां पर एक भी कोरोना का मरीज नहीं था, लेकिन अब ये ऑरेंज जोन में शिफ्ट हो गया है और इसका मतलब ये है कि ये इलाका भी खतरे की जद में है और यहां पर नई गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ सुविधाएं, कुछ सहूलियतें, लॉकडाउन में कुछ ढील मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच 19 जिले जो हैं बड़ी चुनौती बने हुए हैं। रेड जोन में जो जिले मौजूद हैं उनकी संख्या अब बढ़ती जा रही है। प्रशासन का प्लान और कितनी बड़ी है संख्या, इस पर बात करेंगे अपने सहयोगियों से। अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ है, उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लखनऊ का ही रुख करेंगे। अलाउद्दीन, बताएं, थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के साथ मीटिंग होगी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में केंद्र की गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ फैसले लिए जाएंगे? किस तरह की चुनौतियां होंगी जिन पर मंथन आज अधिकारी करेंगे? और क्या यह भी मुमकिन है कि कोई ढील दी ही ना जाए पूरे प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश की जहां तक मामला है, आज की मीटिंग बहुत अहम है। उसके बाद ही सभी ज़िलों को उस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हालांकि चीफ सेक्रेटरी ने एक आदेश जारी किया था कि केंद्रीय सरकार के तमाम आदेश को अक्षर से लागू किया जाएगा, लेकिन ज़मीन पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कई सारी चीज़ें डिफरेंस हो जाती है। जैसा कि अभी आप जिक्र कर रही थी, सिद्धार्थनगर ज़िला ही ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है, तो ऐसी ही कुछ प्रैक्टिकल समस्याएँ आगरा में दिखाई दे रही हैं और कम से कम जो रेड जोन में ज़िले हैं वहाँ पर भी समस्याएँ हैं। ऐसे में जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन तमाम लोगों से फीडबैक भी जो है मुख्यमंत्री ने लिया है। फीडबैक में जो चीज़ें निकल करके आई है वो बहुत ज़्यादा छूट देने की दिशा में नज़र नहीं आ रही हैं। अगर आप उदाहरण स्वरूप लेंगे, लखनऊ को ही आज 22वां दिन है, यहाँ पर मरीजों के मिलने का सिलसिला नहीं टूट रहा है। आज फिर 3 मरीज मिले हैं और तीनों मरीज कोरोना वायरस जो पॉजिटिव लोग थे उनसे संपर्क में आने के बाद उनको पॉजिटिव केस हुआ है। यानी कि उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी, वो कहीं गए नहीं थे, लॉकडाउन के पीरियड में वो लोग लखनऊ में ही थे, लेकिन इसके बावजूद 3 और लोगों
लोगों को कोरोना हुआ और उनकी हिस्ट्री जब खंगाली जा रही है तो कम से कम 15 नए लोग जो है उनकी हिस्ट्री में आ रहे हैं। हालांकि उन तमाम लोगों को स्थानीय प्रशासन देख रहा है। तो जहां तक सवाल है लॉकडाउन में छूट की, हालांकि आज की मीटिंग बहुत अहम है, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं, जो चीजें दिखाई दे रही है, उसके तहत कम से कम रेड जो जोन है वहां पर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है। कुछ छूटें शायद ग्रीन जोन में दी जाए कि जिले को सील करके उन इलाकों में ही छोटे उद्योगों को चलाया जाए, लेकिन तमाम जो अपडेट है वो 1 बजे के लगभग आएंगे। बिल्कुल शर्तें हैं जिन जगहों पर ग्रीन जोन में जो छूट दी जा रही है। अगर हम एक उदाहरण ले ले, बसों को ही परमिशन दिया जा रहा है ग्रीन जोन के अंदर चलाने का, तो ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ ग्रीन जोन में ही बस मूव करेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी अगर किसी को उससे बाहर जाना है? और अगर चलती भी है ग्रीन जोन में तो 50% ही वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से यात्रियों को बैठा सकते हैं। तो बसें इस रूल को भी फॉलो कर रही हैं, इस पर भी निगरानी रखनी होगी। तो बहुत सारी चुनौतियां हो जाएंगी, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ बने रहेगा। अमित गंजू का रुख कर लेते हैं। कानपुर की स्थिति अमित लगातार बिगड़ती दिख रही है, और ऐसे में कानपुर में इस वक्त की स्थिति क्या है, हालात क्या है? जाता है, मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा सख्ती ये है तो इसका दृश्य देखिए, ये सख्ती का दृश्य है। और 221 पेशेंट हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के, 4 मौतें हो चुकी हैं, 30 हॉट जोन बन चुके हैं। पुलिस पीएसी लगाई गई है, कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य महकमे की टीम लगी है। जब सख्ती पे ये हालत है तो जब ढील दे दी जाएगी तो क्या होगा, आंकड़े कैसे बदलेंगे, ये आम हमारे करोड़ों दर्शक स्वयं समझ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त मैं ऐसे क्षेत्र में खड़ा हूं जहां साफ तौर पे कहा गया है इसके एक बैक साइड में हॉटस्पॉट एरिया, यहां जा नहीं सकते, लेकिन यहां गाड़ियों का आवागमन चालू है। किसी ने व्हाइट एप्रन पहना है, किसी ने प्रेस का कार्ड लटकाया है, कोई वकील है, किसी के पास 2014 का दवाई का पर्चा है, किसी के पास अल्ट्रासाउंड का पर्चा है, कोई अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर आइसक्रीम खाने के लिए जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ कोई मेला लगा हुआ है या कोई मजाक चल रहा है। लगभग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी अब स्टार्ट हो चुका है। उसमें भी 15 दिन का टाइम दे दिया गया कि लोग समझें, चेतें, लेकिन लोग चेत नहीं रहे। बाद 24 घंटे के अंदर 12 और केसेस आ चुके हैं। जो मैं अपडेट करना चाहूंगा उसमें बजरिया थाना जो अभी तक इसकी चपेट में नहीं आया था, उसके कांस्टेबल भी इसके कोरोना पॉजिटिव निकला है। डॉक्टर जूनियर डॉक्टर जो लैब में। अमित, हैरानी की बात नहीं है कि कानपुर इस वक्त इतनी गंभीर स्थिति में क्यों पहुंचा है। हम पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन से ये बात कर रहे हैं कि कानपुर में लापरवाही हो रही है और प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हो रही है, और जिसका नतीजा आज हम ये देख रहे हैं कि कानपुर में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, और जब भी केस नए जुड़ रहे हैं 5, 6, 7, 10 की संख्या में जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, वाराणसी का हाल बताएं जरा, यहां पर कितनी उम्मीद, कितना जो इलाका है वो इस वक्त किस खतरे में है? देखिए, वाराणसी भी मिनका रेड जोन में है, और समझना ये होगा कि अभी जो राज्य सरकार के पास अब ये जो है ढिलाई के लेकर अब मीटिंग होनी है टीम 11 की, उसके बाद जो मूलतः जो बात होगी वो उस जिले के कलेक्टर के विवेक पे निर्भर होगी। क्योंकि जिस तरीके से मुख्य सचिव ने कहा था कि उस जिले का कलेक्टर जो है सही रिपोर्ट दे सकता है, तो ऐसे में बनारस की ये रिपोर्ट अभी तो नहीं ये गवाही दे रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढिलाई दी जाए। क्योंकि जो नई चेन डेवलप हुई है, जैसे कल एक बड़ी चेन ये डेवलप हुई है कि कल जिस जो पूर्वी यूपी के 13 जिलों की जांच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी लैब में होती है, और वहीं की जो महिला साइंटिस्ट हैं उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो 3 दिन के लिए वो लैब बंद हो गई। अब वो रिपोर्ट्स के लिए बनारस और चंदौली की केजीएमयू लखनऊ होना होगा। तो ऐसे में जो नई चेन डेवलप हुई है उसके जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में जो लोग आए हैं उनकी रिपोर्ट आने में लाजमी है कि वक्त ज्यादा लगेगा। तो जब तक वो वक्त लगेगा, जब तक वो रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में कितने लोग और पॉजिटिव हुए हैं ये देखना, उसके बाद वो कौन कौन से इलाके हैं, कितनी बड़ी संख्या है, ये बहुत कुछ निर्भर करती है ढिलाई देने के लिए। तो फिलहाल बनारस उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है जहां पर ये तय हो जाए कि बनारस को ढील दी जानी चाहिए या नहीं। तो ऐसे में जो संभावना नजर आ रही है वो ये कि बनारस में बहुत ढील नहीं दी जाएगी, और ये वक्त की मांग भी है।
बिल्कुल, आज वक्त की भी मांग जो है- यही है कि मिलकर हम काम करें और ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि कोरोना जो ये संक्रमण है, कहीं पर अगर थोड़ी सी भी ढील होती है, थोड़ी सी भी लापरवाही होती है, तो उसका बड़ा खामियाजा हमें भुगतने को मिल रहा है। मेरठ का ही उदाहरण ले लेते हैं, हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव मेरठ से जुड़े हैं। यहां पर लगातार ऐसे केसेस अब सामने देखने को मिल रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो डायरेक्ट उन लोगों से नहीं मिले हैं जो कि विदेश की यात्रा से लौटे हों, और वो भी अब कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बड़ी संख्या में जो कोरोना योद्धा हैं वो अब कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, और इस वजह से स्थिति हम कह रहे हैं कि गंभीर से गंभीरतम की स्थिति की तरफ बढ़ती दिख रही है। उमेश, जी हाँ, देखिए बीते 24 घंटे में मेरठ में 10 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और इस 10 नए पॉजिटिव केसेस के साथ मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 115 हो गया है। मेरठ में हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। मेरठ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 6 हो गया है। यहाँ एक फल कारोबारी की भी मौत हो गई, दिल्ली के अस्पताल में उनकी मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग अब कम्युनिटी स्प्रेड की जांच के लिए कमर कस चुका है और लगातार सैकड़ों की संख्या में वो सैंपल्स इकट्ठे कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने नवीन सब्जी मंडी के आसपास तकरीबन 150 सैंपल लिए हैं और इन 150 सैंपल की जांच की जाएगी। तो कम्युनिटी स्प्रेड की जांच करना, पूल टेस्टिंग की जांच करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितनी ज्यादा पूल टेस्टिंग होगी, जितनी ज्यादा कम्युनिटी स्प्रेड की जांच होगी, उतना ही हम सफल होंगे। निश्चित तौर पर मेरठ रेड जोन में है, जैसा कि आप लगातार बता रही हैं, और यहाँ स्थिति गंभीर से गंभीरतम होती जा रही है। तो यकीनन स्वास्थ्य विभाग को और ज्यादा कमर कसनी होगी और स्वास्थ्य विभाग को पूल टेस्टिंग में और ज्यादा जोर देना होगा। बिल्कुल उमेश, ये आपने बड़ी बात कही। लगातार रैंडम टेस्ट की बात हो रही है, रैपिड टेस्ट की बात हो रही है। ये बताएं अलाउद्दीन कि रैपिड टेस्ट और रैंडम टेस्ट के लिए हम कितने तैयार हैं, और वो भी तब जब बड़ी संख्या में हमारे जो लैब हैं वहां के लोग संक्रमित हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ हैं वो संक्रमित हो जा रहे हैं, फिर पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही सील करना पड़ रहा है। देखिए बिला शक शुबहा पिछले 15 दिनों के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रैंडम टेस्ट और पूल टेस्ट को बहुत भारी तादाद में बढ़ाया है। हालात ये हैं कि जो आगरा से पूल टेस्टिंग का पूरा कार्यक्रम राज्य सरकार ने चलाया था, अब वो बढ़ करके एक दिन में 300 से लेकर 400 पूल टेस्ट हो रहे हैं। यानी कि आप मान के चलिए एक पूल टेस्ट में वो लोग 5 लोगों को शामिल कर रहे हैं। तो ऐसे में 1500 से लेकर 2000 लोगों पे पूल टेस्ट भी आजमाया जा रहा है। सुखद खबर ये है कि कल और परसों के अगर डेटा को देखा जाए तो इन 300 पूल टेस्टों में कहीं पर 10, कहीं 12, कहीं 15 पूल टेस्ट पॉजिटिव निकल रहे हैं। यानी 1500-1600 लोगों में करीब 30 लोग 35 लोग पॉजिटिव घेरे में आ रहे हैं, लेकिन जब उनको टेस्ट कराया जा रहा है तो उनमें 2 से 3, 4, 5 आ रहे हैं। तो ऐसे में टेस्टों को जो दायरा राज्य सरकार ने बढ़ाया है, इससे इस बात को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा सुविधा मिल पा रही है, और खासतौर से उन इलाकों में जहां पर हॉट स्पॉट बनाए गए थे और जिन लोगों को चेन के जरिए से उनकी हिस्ट्री पता की जा रही है, तो शायद रैंडम चेकिंग और पूल टेस्ट वो सहारा है जिससे हम तमाम चीजों को ज्यादा जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल। और अलाउद्दीन, वक्त कम है, लेकिन एक छोटा सा सवाल कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, जो रैंडम टेस्ट हो रहे हैं उसके नतीजे कितने सटीक आ रहे हैं? देखिए रैंडम टेस्ट के शुरुआती जो किट्स आई थी, हालांकि जो उसमें आईसीएमआर ने रोक लगाई थी, उसके बाद जो पूल टेस्ट और दूसरी जो किटें आई हैं उसमें करीब 2 से लेकर के 3% तक पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर 98% हमारे नेगेटिव और टेस्ट आ रहे हैं तो ये भी एक सुखद खबर है। और कुल मिलाकर के अब जो टेस्ट हो रहे हैं वो आईसीएमआर की तमाम जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हो रही है, और सबसे ज्यादा कारगर जो साबित हो रहा है वो और लगातार गंभीरता उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से सख्ती से। कुछ एक इलाकों को अगर हम छोड़ दें तो प्रशासन भी सख्ती से लॉकडाउन का पालन अब तक करवाता आ रहा है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जो कि इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के यहां पर जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और लिविंग स्टाइल है, और उसके बावजूद यहां पर अभी तक संख्या कंट्रोल में ही कही जा रही है, और इस सख्ती की आगे भी जरूरत होगी। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर बस्ती से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर 7 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, और ये सभी पीड़ित महाराष्ट्र में थे और वहां से आए हैं, वहां पर मजदूरी किया करते थे। अब तक महाराष्ट्र से आए 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। मरीजों को सीएचसी में क्वारंटीन किया गया था।
तो महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में मजदूर जो अब तक आ चुके हैं, उन्हें भी अलग अलग जगहों पर प्रशासन को जैसे ही जानकारी मिली क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। मेडिकल टेस्ट इन सभी का, और ये खबर बस्ती से जहां पर 7 नए केस मिले हैं और 7 लोग महाराष्ट्र से ही लौटे हैं। ये मजदूर हैं और ये कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित प्रदेश और वहां पर स्थिति लगातार गंभीर। बड़ी संख्या में मजदूरों को वहां से लाया भी जा रहा है। अब अगले कुछ दिनों के बाद से सरकार भी लेकर आएगी और एक बड़ी चुनौती यही होगी कि इन सभी मजदूरों का स्वास्थ्य चेकअप हो सके। हिफ्जुर रहमान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बताएं, इस बारे में पूरी जानकारी दें। ये मजदूर कब लौटे थे, कब इन्हें क्वारंटीन किया गया था, अब रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र से लौटे थे 28 तारीख को, और इनको जो है सरकारी बस से वापस बुलाया गया था। इनको हरैया में एक स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। शक होने पर इनकी जांच कराई गई तो 7 लोग जो है वो पॉजिटिव निकले। ये 7 एक ही परिवार के हैं हिफ्जुर, या फिर अलग अलग? नहीं, अलग अलग लोग हैं। ये मतलब यहाँ से काम करने गए थे, वहाँ से मतलब वापस लोग आए हैं। तो इसके अलावा बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, एक चुनौती इस तरह है कि सारे लोगों की स्कैनिंग की जाए, क्योंकि जो इस तरह मतलब एक बार में 7 केस आज नए निकले। इससे पहले एक मजदूर लेबर था, वो कोरोना पॉजिटिव निकला था। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। 8 लोग कोरोना पॉजिटिव जो महाराष्ट्र लौटे। हिफ्जुर, बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जब महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को लाया जाएगा, तो उनका खास उन पर नजर, और गुजरात से मजदूर जो आ रहे हैं उन पर भी खास नजर की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, और यहां पर चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। इन पर लॉकडाउन में शराब बिकवाने का आरोप लगा है। इस मामले में दुकान के मालिक को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। थाना लोनी बॉर्डर की लालबाग चौकी का ये पूरा मामला, जहां पर लॉकडाउन के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। शराब बेची जा रही थी इलाके में और कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि आरोप ये लगा है कि चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल की देखरेख में ही यहां पर शराब बिक रही थी, और इसी मामले में कार्रवाई हुई है। दोनों को ही लाइन हाजिर कर दिया गया है। सत्रह मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। हालांकि अलग अलग जगहों पर जो मजदूर और जो श्रमिक फंसे हुए हैं, उनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। घर जाने को वो बेताब दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य पैदल ही निकल पड़े, तो कुछ जुगाड़ के वाहन से और कोई चोरी छिपे पहुंच रहे हैं। जालौन की एक ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर देहात बॉर्डर में गाड़ियों के रेले में कामगारों की टोली भरी हुई है। इन गाड़ियों को जालौन पुलिस ने कालपी यमुना पुल के पास रोक लिया, जिनकी छानबीन करने के बाद पता चला कि इन गाड़ियों में 1200 से ज़्यादा कामगार भरे हुए हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए घर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई से नाराज कामगारों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर जाम लगा दिया। इस हंगामे की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर क्वारंटाइन कर दिया। अब इन सभी का मेडिकल चेकअप होगा। खबर है कि महाराष्ट्र में यूपी के कई जिलों के लोग फंसे हुए थे, जिन्होंने मिलकर अपने अपने घर जाने के लिए किराए की गाड़ियों का सहारा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ बंद है। शादी ब्याह पर भी पाबंदी है। हालांकि शादी ब्याह पर पाबंदी नहीं, लेकिन भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। ऐसे में लॉकडाउन वाली शादी भी चर्चा का विषय बन रही है। हमीरपुर की एक शादी आपको दिखाते हैं। यहां पर एक युवक शादी करने के लिए साइकिल से महोबा पहुंच गया। 90 किलोमीटर की दूरी उसने तय की साइकिल से, और फिर दुल्हन को लेकर के 90 किलोमीटर अपने घर पहुंचा और यहीं पर मंदिर में उसने शादी की। साइकिल पर दुल्हन को ले जा रहा था। सजी धजी दुल्हन को देख लोग भी हैरत में पड़ गए। करीने से सजी धजी कार से आपने दुल्हन की विदाई तो बहुत बार देखी होगी। पुराने जमाने में डोली में बैठकर दुल्हन अपने ससुराल रवाना होती थी, लेकिन साइकिल से दुल्हन की विदाई शायद ही कभी देखी हो। तो लॉकडाउन के इस दौर में ये भी देख लीजिए कि दुल्हा किस तरह अपनी दुल्हन को साइकिल पर बिठाकर ले जा रहा है। अब ये जुनून है या मजबूरी, ये भी सुन लीजिए। लॉकडाउन की वजह से श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लॉकडाउन हुआ है ना, तो इसकी वजह से हमने शादी मतलब परमिशन लेना चाहते थे, थाने में वो परमिशन नहीं मिला, जिसके कारण हमने साइकिल से
गए और वहाँ शादी कर लिया। और साइकिल लगभग वही 90 किलोमीटर थी। हमारे घर में कार्ड छप गए थे लॉकडाउन की वजह से, इसलिए हमारी शादी नहीं हो पा रही थी। तो फिर का नाम ये कह रहे थे कि हमें शादी करनी, इसलिए हम वहाँ से मतलब साइकिल से चल के आ गए थे। तो फिर यहाँ आके हमने जो हमारा डलवा लिया था, यहाँ पे हमारी शादी हो गई है। जिला प्रशासन से शादी की परमिशन नहीं मिलने से परेशान कलकू साइकिल पर सवार होकर अपने ससुराल जा पहुंचा। यहाँ ससुराल वालों ने स्वागत सत्कार के बाद रिंकी को साइकिल पर बिठाकर विदा कर दिया। दुल्हा दुल्हन साइकिल से ही रवाना हो गए और 90 किलोमीटर सफर तय कर अपने घर पहुंच गए। यहाँ परिवार वालों ने एक मंदिर में दोनों को जयमाला पहनवाकर शादी की रस्में पूरी करवा दी। दुल्हन के पिता ने बताया कि लॉकडाउन हो जाने के चलते शादी नहीं हो सकी थी, पर दुल्हा शादी पर अड़ा था और शादी के जुनून में वो साइकिल से दुल्हन को घर ले आया। मनोज ओझा, न्यूज़ 18, महोबा। ये शादी भी अपने आप में यादगार ही है। चलिए अब इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से खुदकुशी की कोशिश एक महिला कर रही थी और ये जानकारी पुलिस को लगी। लखनऊ में फिर क्या हुआ? हुसैनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और फिर महिला के घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई। इन तस्वीरों को कैमरे में पुख्ता सबूत के तौर पर कैद कर रही थी ताकि हर एक गतिविधि कैमरे में कैद हो सके। पुलिस वाले घर में अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन घर का सन्नाटा दिलों की धड़कनों को बढ़ा रहा था। और जब पुलिस बेडरूम में पहुंची तो महिला बेसुध पड़ी दिखाई दी। दरअसल महिला ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन पीआरवी के सिपाहियों ने आनन फानन में महिला को घर से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी वजह से महिला की जान बच गई। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। हालांकि फिलहाल इस मामले की भी जांच चल रही है कि महिला ने ये कदम आखिर उठाया क्यों उसने अपनी जान देने की कोशिश की है। इधर आजमगढ़ में मनरेगा के काम को लेकर हंगामा हो गया। इस दौरान ईंट पत्थर भी चले हैं। जगह जगह पड़े ईंट और पत्थर, टूटी मोटरसाइकिल। ये तस्वीरें आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव की हैं। यहाँ मनरेगा के काम को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि मनरेगा के मजदूरों और ग्राम प्रधान के बीच पहले कहासुनी हुई, उसके बाद बात इतनी बढ़ी कि पत्थरबाजी होने लगी। बाद में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर कोबरा पुलिस के 2 जवान पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। इस पत्थरबाजी में 2 महिला और 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। दोनों पक्ष एक हरिजन बस्ती पड़ती है और एक इनके बीच में भी दोनों में पथराव हुआ। बीच में कोबरा जब सूचना पहुंची तो कोबरा के जो पुलिस वाले थे वो बीच में थे, उनके एक आध पत्थर लगा है। इसके अलावा भी जो इनके बीच में कल एक झगड़ा हुआ था वो मैटर भी है और उसका भी संज्ञान लिया जा रहा है। पूरी बात की तहकीकात की जा रही है कि और इसमें और भी कोई मामला था और इसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध जो है पुलिस की तरफ से कड़ी धाराओं में कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए ग्राम प्रधान कम मजदूरों को काम पर रख रहा था। इसी को लेकर मनरेगा मजदूर भड़क गए और पत्थरबाजी की। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्राम प्रधान हिरासत में है और आरोपियों की तलाश जारी है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक